नमस्कार। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप पढ़ रहे हैं इतिहास की श्रृंखला में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आप हिंदी साहित्य की शुरुआत को पढ़ चुके हैं। और हिंदी साहित्य ये इतनी सीधी विधा है, आप धीरे 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 इसको धीरे धीरे लगातार यदि पढ़ते रहेंगे, फिर से बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, तो व्याकरण से भी बहुत जल्दी याद होता है, बहुत सीधा होता है। लेकिन हमको एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से क्लियर करनी पड़ती है और 2-3 बार हमको कम से कम दोहरान करना पड़ता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इतना कठिन नहीं है जितना हमने समझ रखा है। तो साथियों, हिंदी साहित्य की शुरुआत मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से हुई है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया है, ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में पद्धतियों के बाद में वार्ता साहित्य मध्यकाल के हैं, वो 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, सुंदरी तिलक है ना, आपका भक्तमाल, कालिदास, त्रिवेदी की कालिदास, हजारा, ये वार्ता साहित्य पढ़ चुके हैं। और हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हुई थी वो आप सबसे पहले जो विद्वान थे उसको अपन पढ़ चुके हैं, गारसद तासी को, जिसने पुस्तक लिखी है, उनका ग्रंथ है एस्तवार दैदा लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इसको पूर्ण रूप से गारसद तासी को हम पिछली क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और शिव सिंह सेंगर को हमने, शिव सिंह सरोज को 1883 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ, उसे भी अपन बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप छोटे छोटे वीडियो के रूप में पिछली क्लासों को अच्छे तरीके से अध्ययन करते रहिए। साथियों, आज अपन एक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन निश्चित है कि यहाँ से एक सवाल आपको 100%, मेरा विश्वास है, ये मेरा मानना है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा विश्वास है। और यदि आप इस तरीके की मेहनत करते रहेंगे तो आपका विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा और ठोस पर ठोस होता चलेगा और आप हिंदी साहित्य को चुटकियों में यूं फर्राटेदार उड़ा डालोगे। तो साथियों, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं उसके आगे अपन ने वर्णानुक्रम पद्धति के जो दोनों विद्वान हैं, आपके गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर को पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे, देखो एक विद्वान है आयरलैंड निवासी, उसको आज अपन पढ़ने वाले हैं और उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिसे अपन सबके सब ग्रियर्सन के नाम से ही जानते हैं। सब के सब किसके नाम से जानते हैं? ग्रियर्सन के नाम से ही अपन इसको पहचानते हैं। ज़्यादातर जो आता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन आ जाता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम है। तो देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, ये थोड़ा सा आपको इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो बातें हैं, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी है। तो आपको इसमें चाहे वक्त लग जाए, लेकिन निश्चित है आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक प्रश्न, चाहे कोई सी भी परीक्षा क्यों नहीं हो जिसमें इतिहास आता है, वहां यहां से एक सवाल बिल्कुल 100% आता है। ये मेरा विश्वास है। चाहे आप किसी पेपर को उठा के, चाहे आप नेट का, सेट का, केबीएस का, एनवीएस का, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का, है ना, जैसा भी आप एमपी का, यूपी का, कोई सा भी पेपर आप देखोगे तो वहां पर यहां से सवाल एक अनेक पूछा जाता है। पहली बात आती है कि इनकी जो रचना है, यहां से सवाल चलता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से इनकी एक रचना है। और उसका प्रकाशन वर्ष पर थोड़ा सा दिक्कत है, 1888 इसका प्रकाशन वर्ष है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, इसका जो स्वतंत्र प्रकाशन है वो 1889 में हुआ है। तो इस पर मैं पूरी चर्चा आपको करूंगा, एक एक बात लिखता चलूंगा, एक एक बात नोट करनी है, काम की बात है वही लिखूंगा, फालतू की बातें अपन को नहीं करनी है। तो साथियों, इनकी सबसे पहले अपन लिखेंगे ग्रंथ का नाम। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूं इनका ग्रंथ कौन सा है। तो ये आप सबसे पहले ग्रंथ लिखेंगे इनका, और ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाकुलर। तो आपको सभी को ये नाम खूब फेमस है, इसे अपन, आपको पता है जीके में भी पढ़ते हैं, वर्नाक्यूलर, है ना। वैसे वर्नाकूलर भी ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे इसका जो सही अंग्रेजी नाम लिखोगे वर्नाक्यूलर, है ना, क्यूलर ऐसे लिख सकते हैं आप। तो दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर, आप जो जीके पढ़ते हो ना, वहाँ भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को आप पढ़ते हो और हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हो। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ
लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इतनी बड़ी ये रचना का नाम है एचवार देला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी की तरह। देखो ये जो रचना है ये किसकी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है। इसमें से केवल एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाता है, वो मोस्ट बात है। इस पूरी रचना में से आपको पूछा जाएगा कि यहाँ वर्नाक्यूलर का मतलब क्या है। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ वर्नाक्यूलर का मतलब क्या है। तो वर्नाक्यूलर का मतलब आप लिखेंगे देश भाषा से लिया जाता है। किस नाम से? देश भाषा। देश भाषा के नाम से यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि जो आपकी रचना है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, उसमें वर्नाक्यूलर का मतलब क्या है। तो देश भाषा आप ध्यान रखेंगे, देश भाषा से लिया जाता है। क्षेत्रीय भाषा, देश भाषा आप कह सकते हैं। बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की, इसकी रचना के प्रकाशन वर्ष की, किसकी बात करें अपन? प्रकाशन वर्ष। तो प्रकाशन वर्ष यदि पूछे ना आपसे तो आपको ध्यान रखना है 1888 और शिव सिंह सरोज की कितनी है? 1883 है ना भाई, 1888 ईस्वी है। लेकिन बात करें आपको स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रकाशित, स्वतंत्र रूप से प्रकाशित, स्वतंत्र रूप से प्रकाशित बात करें ना आपको, तो स्वतंत्र रूप से प्रकाशित बात करें तो आपको ध्यान रखना है 1889 ईस्वी। क्लियर है? स्वतंत्र नाम देता है तो आपको उत्तर करना है 1889, और विकल्प में 1888 नहीं हो तो भी उत्तर करना है आपको कितना? 1889। बाकी प्रकाशन वर्ष है वो इसका कितना है? कौन सा है? 1888 ईस्वी है। अब बात आती है कि ये प्रकाशित कहाँ से हुई। तो प्रकाशित कहाँ से हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाशित देखोगे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ग्रंथ है ये प्रकाशित कहाँ से हुआ, तो आपको प्रकाशित, तो प्रकाशित के बारे में भी पूछा जाता है, इसलिए और जगह का प्रकाशित जो प्रकाशित स्थान है वो आपको याद नहीं रखना, लेकिन यहाँ का तो आपको रखना ही है। प्रकाशित ये कहाँ से हुई है तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ से प्रकाशित हुई है? ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुई है। कौन सा ग्रंथ? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। और ये इसका पत्रिका है, ये बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित है, के पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित है, विशेषांक के रूप में प्रकाशित है, के रूप में प्रकाशित है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। मैंने मोस्ट लगाया था, इसके पीछे कारण होगा कोई न कोई निश्चित रूप से, कि सवाल आपको पूछा जाता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, इसमें से वर्नाक्यूलर का मतलब क्या है? तो देश भाषा है। प्रकाशन वर्ष 1888 है। स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कब हुई है? 1889 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुई है। कौन सी रचना? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। अब बात आती है कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी है ये कब बनी सी, तो इसके बारे में भी पूछे ना आपसे तो 1784 याद रखोगे आप। कितना याद रखोगे? 1784। ये देखो 1784 क्या याद रखोगे? इसका जो ये बनी कब है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसका प्रकाशन वर्ष आप देखोगे, सॉरी, ये जो बनी है वो 1784 ईस्वी, 1784 ईस्वी में बनी है। विलियम जोन्स द्वारा स्थापित है, विलियम जोन्स द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा स्थापित है, और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता में, कलकत्ता या कोलकाता, कोलकाता कहते हैं आजकल इसको, तो कोई विशेष बात नहीं, आप ध्यान रखोगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित है, और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनी गई है, कब स्थापना हुई है? तो
1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित है। कहाँ पर है? कोलकाता में। इसी से ये प्रकाशित हुई है। तो 4-5 सवाल आपके एकदम ठोस बन गए हैं कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्नाक्यूलर का मतलब पूछे तो देश भाषा है। प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कब है? 1889 है। प्रकाशित पूछे आपसे तो कहाँ से प्रकाशित हुई है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित है। और एशियाटिक सोसाइटी के बारे में पूछे कि ये कब स्थापित हुई है तो 1784 ईस्वी में हुई है। इसे स्थापित करने वाले कौन है? विलियम जोन्स। क्लियर है? यहां तक की बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब बात करेंगे अपन ये जो आपका ग्रंथ है इसकी भाषा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से, इसकी भाषा कौन सी है? तो आप ध्यान रखोगे इसकी भाषा कौन सी है, इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है। तो भाषा आपको याद रखनी है, भाषा आपको याद रखनी, कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कोई दिक्कत है? एकदम सरल है। अब देखो अंग्रेजी में लिखा गया है, इसमें आपको 2 सवाल ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में आ गई? खूब दोहरान कर दिया है मैंने, है ना। इसमें मोस्ट बात क्या है, एक और देखो ध्यान रखेंगे। इसमें आपसे पूछे ना कुल अध्याय किसमें, किसमें? इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में, ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान, ये पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे। इस ग्रंथ में कुल अध्याय आपसे पूछे ना, कुल अध्याय, तो कुल अध्याय के रूप में तो आपको ध्यान रखने हैं 12 अध्याय। कितने ध्यान रखने हैं? 12 अध्याय, अध्याय, है ना। और आपसे पूछे कि इस ग्रंथ में अध्याय कितने हैं, देखो दोनों सवाल अलग अलग ध्यान रखेंगे। इस ग्रंथ में अध्याय, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में अध्याय, तो आप ध्यान रखेंगे अध्याय। तो देखो ध्यान से, इसमें करना आपको उत्तर 11 अध्याय। अब क्यों क्यों देखेंगे अपन, ध्यान से सुनोगे। अपन को ये सवाल देता है ना कुल, तो इसमें 12 अध्याय है और ग्रंथ में 11 अध्याय बचे हुए हैं। क्योंकि यहां पर एक नोट लगा के आप लिख सकते हो, वारवा अध्याय, वारवा अध्याय, 12वां अध्याय अमान्य है। अमान्य का मतलब जिसको माना ही नहीं गया है कि 12वां अध्याय भी कुछ है, तो 12वां अध्याय अमान्य है, अमान्य है। इसलिए कुल पूछे तो 12 कर रहे हैं और पूछे ग्रंथ में कितने अध्याय है तो 11 अध्याय है। क्लियर है? एकदम तो सीधा है, सरल है। अच्छा बात करें आधुनिक हिंदी भाषाओं का हिंदुस्तानी साहित्य, ये है ना। आधुनिक, क्या ध्यान रखना आपको, क्या ध्यान रखना आपको? आधुनिक देसी भाषाओं का हिंदुस्तानी साहित्य, आधुनिक, आधुनिक देसी भाषाओं का, देसी भाषाओं का, भाषाओं का हिंदुस्तानी साहित्य, हिंदुस्तानी साहित्य, हिंदुस्तानी साहित्य कौन कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो आधुनिक देसी भाषाओं का हिंदुस्तानी साहित्य कहा गया है इसे। किसको? इस ग्रंथ को। कंप्लीट याद हो जाएगा आपको। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इससे भी, वो क्या है तो देखो ध्यान से, यहाँ एक नोट लगा के लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ से सवाल आता है, बहुत बार आया है कि इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, हिंदी अनुवाद, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो बहुत सारे साथियों को बिल्कुल आता होगा और नहीं आता है तो आपको ध्यान रखना है किशोरी लाल गुप्त। क्या नाम ध्यान रखोगे आप? किशोरी लाल गुप्त। क्या नाम ध्यान रखोगे? किशोरी लाल गुप्त, किशोरी लाल गुप्त। क्या नाम है? किशोरी लाल गुप्त। हिंदी अनुवाद किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। और किस नाम से किया है? सवाल ये भी तो पूछ सकता है कि किशोरी लाल गुप्त ने तो किया है, लेकिन किस नाम से किया है? तो हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास नाम से। किस नाम से किया है?
तो देखो हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास, वास्तविक इतिहास नाम से, इतिहास, हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास नाम से अनुवाद किया है। किस में? हिंदी में अनुवाद इस ग्रंथ का। अब ये ग्रंथ कौन सी भाषा में है? तो आपको बता ही चुका हूं कौन सी भाषा में है, अंग्रेजी में। और अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने किया है ना। और हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास नाम से किया है किशोरीलाल गुप्त द्वारा। इतना ऐसे लिख लो, अगर भूल जाओ तो। क्लियर है? और ये वाराणसी से प्रकाशित हुआ है, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय से, है ना। कहां से प्रकाशित है ये कहां से प्रकाशित है? वाराणसी से, वाराणसी से। किस नाम से? हिंदी पुस्तकालय। क्या नाम है? हिंदी प्रचारक पुस्तकालय से प्रकाशित है। हिंदी प्रचारक पुस्तकालय से। और ये हिंदी प्रचारक पुस्तकालय कहाँ पर है? वाराणसी में। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैं एक बार फिर से लेता हूँ, गलती नहीं करनी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को पढ़ रहे हैं, चाहे टाइम कितना ही लग जाए, इसकी कोई भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सवाल परीक्षा में बाहर नहीं जाना चाहिए। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक का नाम है। इसमें वर्नाक्यूलर का नाम पूछे, देसी भाषा, देश भाषा, क्षेत्रीय भाषा आप कर सकते हो। लिटरेचर का मतलब आप जानते ही है, साहित्य होता है। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तानी है। प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है और स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई है 1889 में। और प्रकाशित कहाँ से हुई है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता की पत्रिका उसके विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ है। और इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को जो स्थापित करने वाले हैं वो कौन है? विलियम जोन्स। कौन है? विलियम जोन्स। और कहाँ पर? एक कोलकाता में। ये बात मैंने आपको यहाँ पर पूरी समझा दी। और ये जो ग्रंथ है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद भी किया है। हिंदी में अनुवाद किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने किया है। हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास नाम से किया है। और ये कहाँ से किया है? वाराणसी से, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय से। कुल इसमें अगर पूरे अध्याय देखें तो 12 अध्याय, 12वां अध्याय अमान्य है, इसलिए इस ग्रंथ में अध्यायों की संख्या 11 है। 12वां अध्याय क्या है आपका? अमान्य है। आधुनिक देसी भाषाओं का हिंदुस्तानी साहित्य कहलाता है। कौन सा? दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर। अच्छा, ये जो प्रकाशित हुआ है, ये कब प्रकाशित हुआ है? ये इसकी भी अगर आपसे बीच में से डेट पूछ ले तो पूछ ले भाई। तो आपको ध्यान रखना है, नवंबर 1957, नवंबर 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई है ये। कौन सा? हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास नाम से। क्लियर है क्या? कर लोगे आप? अब देखो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, ये आपके एक प्रशासनिक अधिकारी थे और लंबे समय तक इन्होंने भारतीय भाषाओं का जो अनुवाद किया है वो किस नाम से किया है वो भी अपन देखने वाले हैं अभी। तो देखिए, यहां से यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, ग्रियर्सन एक प्रशासनिक अधिकारी थे, ये भी आपको ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं। ग्रियर्सन एक प्रशासनिक अधिकारी थे। ये बात आपको ध्यान रख लेंगे, ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे। और अगर आप इससे आगे की यदि मैं बात करूं आपसे, तो सीधा सीधा ये एक क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। इन्होंने लंबे समय तक, मतलब 1888 से 1900 तक, है ना, इन्होंने लंबे समय तक, यहां लिख देता हूं, इन्होंने लंबे समय तक भारतीय भाषाओं का, लंबे समय तक भारतीय भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का, अब देखो किस नाम से, ये मोस्ट नाम है ना, भारतीय भाषाओं का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से। क्या नाम है?
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया नाम से, नाम से, इंडिया नाम से, नाम से भारतीय भाषा एवं बोलियों का सर्वेक्षण किया। नाम से भारतीय भाषा एवं बोलियों का सर्वेक्षण किया। कर लोगे आप, बस इतना सा ध्यान रखना है। ग्रियर्सन प्रशासनिक अधिकार थे और लंबे समय तक की, यदि मैं बात करूं लंबे समय तक की, अगर यहां आप ध्यान रखना चाहते हो लंबे समय की, तो 1888 से 1903 तक, 1903 तक है ना, भारतीय भाषाओं का 1888 से कहां तक, 1903 तक भारतीय भाषाओं का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से भारतीय भाषा एवं बोलियों का क्या किया है, इन्होंने सर्वेक्षण किया है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अच्छा, बात ध्यान रखेंगे मोस्ट, और भी एक एक बात निकल के आएगी, वो मोस्ट निकल के आएगी आपकी। देखो ध्यान से, इन्होंने जो गिरियर्सन है ना, गोस्वामी तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे हैं, है ना। ये देखो, गिरियर्सन ने, पूछ लिया गया कई बार सवाल, गिरियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे हैं। मोस्ट 12 निबंध लिखे हैं, 12 निबंध लिखे हैं। पूछ लिया गया कितने निबंध लिखे हैं, 12 निबंध लिखे हैं। किस पर, गोस्वामी तुलसीदास पर इन्होंने निबंधों की संख्या कितनी लिखी है, 12 निबंध लिखे हैं। और इनका जो सर्वप्रथम वाचन हुआ है वो प्राच्य विद्या विशारद सभा से हुआ है। देखो, इन ग्रंथों का सर्वप्रथम वाचन कहां से हुआ है, तो उसका नाम शायद सभी जानते होंगे आप, प्राच्य, क्या नाम, प्राच्य विद्या विशारद सभा, प्राच्य विद्या विशारद सभा, विशारद सभा, वियना, 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 वियना में किया गया। कर लोगे। देखो, एक एक चीज जो निकल के आ रही है इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। भारतीय भाषाओं का जो सर्वेक्षण किया है किस नाम से किया है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से। कब से कब तक, 1888 से 1903 तक। ठीक है, ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कितने ग्रंथ लिखे हैं, तो आपका जवाब होगा 12 ग्रंथ लिखे हैं। और इन ग्रंथों का सर्वप्रथम वाचन किया था वो प्राच्य विद्या विशारद सभा, कहाँ, वियना, यहां पर इसका क्या किया गया है, आपका इसका वाचन किया गया है। अच्छा, ये ग्रंथ मूलतः कौन सी भाषा में है, ये देखो, तो यह ग्रंथ मूलतः कौन सी भाषा में है, तो देखो ध्यान से सुनेंगे, यह ग्रंथ मूलतः अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो किशोरी लाल गुप्त ने किया है। हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास, नवंबर 1957। मैंने ये पहले ही आपको लिखा दिया है। क्लियर है।
एकदम। तो अपन टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। कैसा लग रहा है आप सभी को पढ़ करके ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद बताते नहीं हो। आप भी, मैं भी आपका भाई हूँ, तो आप भी मेरा सहयोग करें। आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आपको बताना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। और कोई विशेष बात है तो वो भी बतानी चाहिए, कि ताकि मैं और अच्छा सुधार कर सकूँ, और अच्छा आपको पढ़ा सकूँ, और अच्छी आपके लिए मेहनत कर सकूँ। आप भी मेरे साथ जुड़कर मेहनत करिए। सफलता का राज मेहनत है, और इसका कोई शॉर्टकट सीधा कोई कुछ नहीं होता है। कोई कितना ही पेपर खरीद ले, कुछ नहीं। जब आपका पेपर बैठता है तो सुपर टॉप पर जाते हो। वो पेपर हल करने वालों पेपर हल नहीं होता, उससे ज़्यादा पढ़ने वाले हल कर जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, कतई चिंता नहीं करनी, कतई जहर पढ़ना है आपको। तो मूलतः कौन सी भाषा में? ये अंग्रेजी भाषा में है यह ग्रंथ। क्लियर है? और भक्ति काल को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है तो वो भी आप जानते हैं। तो ये मैं यहीं पर लिख देता हूं, जगह है आपकी। तो भक्ति काल को ग्रियर्सन ने क्या नाम से पुकारा है? तो स्वर्ण काल कहा है ग्रियर्सन ने। शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई मैं ना। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, को स्वर्ण काल कहा है, स्वर्ण काल कहा है। और भक्ति को ईसाइयत की देन माना है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है। और भक्ति को ईसाइयत की देन माना, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भक्ति को ईसाइयत की देन कहा है। अलग अलग विद्वानों ने कहा है कि भक्ति का जन्म कहाँ से हुआ है। तो भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नवखंड। तो भक्ति के जन्म को अलग अलग विद्वानों ने कहा। कई तो कहते हैं कि मुसलमान के विरोध के कारण हुई है, कई कहते हैं कि ईसाइयों की देन है ये भक्ति। तो भक्ति काल जब अपन पढ़ेंगे तो इसको पूर्ण रूप से एक एक चीज को क्लियर कर देंगे। लेकिन ईसाइयत की जो देन कहा है भक्ति को, वो किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। पूछ लिया गया कई बार सवाल कि भक्ति को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो ग्रियर्सन ने। क्लियर है? बात आपको समझ में आ जाएगा। ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। देखो ये भी बड़ी गजब की बात है। देखो ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा को सवाल पूछा गया है, हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत बताया है इन्होंने। हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत बताया कि हिंदी भाषा को अंग्रेजों ने आविष्कृत किया है। जबकि आपको पता है गारसद तासी ने हिंदी को भद्दी बोली कहा है, कि ये भद्दी भाषा है, भद्दी बोली है अंग्रेजी। और ग्रियर्सन ने कहा कि हिंदी भाषा अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है ना। भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल कहा है, और भक्ति को कहाँ की देन माना? ईसाइयों की देन माना है। तो ये सवाल एक एक क्लियर करते चलेंगे अपन, ध्यान रखेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कहाँ के रहने वाले थे? तो मैंने आपको वहीं पर शुरू में बता दिया, आयरलैंड के निवासी है। क्लियर है? चलो जी। अच्छा इस ग्रंथ में, अच्छा एक बात तो रही गई अपन से मोस्ट वाली, वो वहां पर नहीं बताई, वो यहाँ देखेंगे अपन, मोस्ट नोट लगाएंगे। इस ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। इस ग्रंथ में ये मोस्ट बात है, 952 कवि, वाह सब वाह। ये तो छोड़ ही दिया वहां पर, ये सवाल तो पूछ लेगा, तो हम क्या करेंगे? 952 कवियों का जीवन चरित्र है। 952 कवियों का जीवन चरित्र है। कितने कवियों का वर्णन किया गया? 952 कवियों का। अब इस 952 में से ध्यान रखना है आपको, 952 में से 886 ये शिव सिंह सरोज के हैं। यह भी तो ध्यान रखना है,
शिव सिंह सरोज, शिव सिंह, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज से लिए हैं कितने कवि? 886, 952 में से अब बचे कितने आपके? 66 कवि बच गए। तो ये 66 नए कवि और नए स्रोत, 66 नए कवि नए स्रोतों से लिए हैं। ये सवाल भी आपका पूछ लिया गया है कि शिव सिंह सरोज के कितने कवि शामिल है कौन से में? दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। तो 952 कवि कुल है, उनमें से 886 शिव सिंह सरोज से लिए हैं और 66 है ना, तो ये नए कवि नए स्रोतों से लिए गए हैं। तो आपको मैंने इतना लंबा चौड़ा ये जो ग्रियर्सन है इसके बारे में पूरी कहानी बता दी। अगर और भी अपन देखें तो आज अपन इस ग्रियर्सन को ही पूरा करते हैं किसी भी कंडीशन में। तो आप देखेंगे इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। दूसरा नोट लिखो, दूसरा नोट लिखो, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में आज इसको ही पूरा करेंगे। इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही, हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है, केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। और कौन कौन सी भाषाओं के कवि इसमें शामिल नहीं है? तो आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत है ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि आदि भाषाओं के कवि शामिल नहीं है। आदि भाषाओं के कवि शामिल नहीं है। क्लियर है ना आपको ये बात? तो इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवि हैं, जबकि और जो ग्रंथ आपको मैंने पढ़ाए उसमें पूरे कवि हिंदी कवि नहीं है, है ना। और शिव सिंह सरोज है वो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसी छोटी छोटी चीजों का। तो इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली प्राकृत संस्कृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश भी आप यहां ध्यान रख सकते हो। आदि भाषाओं के कवियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, एक ग्रेड फर्स्ट में आपका एक सवाल आया कि जो आपके जो ये है आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने हिंदी साहित्य का नाम क्या दिया है और शुरुआत कब से मानी है? तो मैं क्या बताऊं आपको, आप यहाँ पर फिर से विशेष लिख सकते हो, सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखो इन्होंने हिंदी साहित्य को चारण काल कहा है। हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य का चारण काल, और जो चारण काल है इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 713। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 713 न, 713 तो सॉरी 713 तो शिव सिंह सेंगर ने मानी है, ये 700 है, 700 ईस्वी, सॉरी माफी चाहता हूं 700 ईस्वी। चारण काल का जो समय है वो क्या माना है? 700 ईस्वी। कौन कितना माना है? 700 ईस्वी। तो विशेष में आप देखेंगे ये भी आपन इसके साथ में याद रख सकते हो, ठीक है ना। और इन्होंने पद्धति कौन सी अपनाई है? तो कालानुक्रमी पद्धति है ना। पद्धति कौन सी इनकी पद्धति? तो पद्धति के बारे में अपन ने बात नहीं की है। तो पद्धति इस ग्रंथ में कौन सी अपनाई है? कालानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति में लिखा गया है कि पद्धति में लिखा गया इतिहास, लिखा गया इतिहास। मोस्ट बात है ना वो बात कर रहा हूं, बाकी
बहुत सारी दुनिया पड़ी है, लंबी चौड़ी दुनिया यहाँ पर पड़ी हुई है। तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, कालानुक्रमी पद्धति में, है ना। और भक्ति का उदय है वो ईसाई युग देन। अच्छा, तुलसीदास को बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा सबसे अवतार कहते हैं। तुलसीदास को तुलसीदास को तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा अवतार, सबसे बड़ा अवतार मानते हैं। सबसे बड़ा अवतार मानते हैं। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा अवतार किसने माना है? तो वो किसने माना है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बुद्ध के बाद सबसे बड़ा अवतार माना है। और आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल। मैंने आपको यहां बता दिया है हिंदी साहित्य का चारण काल कि इसकी शुरुआत थी, और आदिकाल का नाम ही इन्होंने चारण काल दिया है। यह है आदिकाल। आदिकाल, ठीक है। तो आदिकाल का नाम क्या दिया है? चारण काल। गिरियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। आदिकाल को चारण काल कहा है। चारण काल कहा है। काल कहा है। और शुरुआत कब से मानी हिंदी साहित्य की? 700 ईस्वी से। राम कुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ये भी एक ग्रेड फर्स्ट में आ चुका है पहले। राम कुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कहा है वो ग्रियर्सन ने कहा है, इसलिए पहले उत्तर आपको ग्रियर्सन चुनना है। ये सवाल भी आ चुका है, आपको ध्यान रखना है किसी भी कंडीशन में। क्लियर है क्या? तो ये ग्रियर्सन से संबंधित जो प्रमुख आपकी बातें थी, जो काम की बातें हैं। अच्छा, एक बात अगर आप ध्यान रखना चाहते हो तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास लिखा है वो ग्रियर्सन ने लिखा है। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, गलती नहीं कहे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो ग्रियर्सन ने। आपका उत्तर क्या होगा? ग्रियर्सन ने। लेकिन सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, व्यवस्थित इतिहास पूछ लिया जाए आपसे। हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास? व्यवस्थित इतिहास पूछ लिया जाए। हिंदी साहित्य का पहला शुद्ध, हिंदी साहित्य का पहला, हिंदी साहित्य का, यहां भी पहला ध्यान रखेंगे, है ना भाई। हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक व्यवस्थित इतिहास, व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? तो आप करेंगे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर करेंगे आप। ठीक है ना। ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित, ये शब्द ध्यान रखेंगे, व्यवस्थित क्रमबद्ध इतिहास तो किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है ना। और ग्रियर्सन ने रामचरितमानस का है जो संपादन भी किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने रामचरितमानस का, ग्रियर्सन ने रामचरितमानस का
संपादन किया है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, संपादन किया है। बहुत सारी बातें मैंने गिरियर्सन के बारे में बताई। मेरे विचार से मैंने यहाँ पर कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं की है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो साथियों, जो ग्रियर्सन है ये आपका कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको एक एक चीज खोल खोल करके बता दी है। बाकी का देखो, पढ़ने में तो आप कितना ही पढ़ सकते हैं, लंबा चौड़ा पढ़ा है इतिहास, और लंबी चौड़ी बातें हैं, कितना ही सारा पढ़ते चलो, लेकिन जो परीक्षा के योग्य है वो तो मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब समय कितना हुआ है, 5:53 हो गए। चलो, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। ये आपका यहाँ पर छोड़ देता हूँ मैं, एक बार 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ आपको, सीधा सीधा सा ध्यान रखेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, ये इनके ग्रंथ का नाम है। वर्नाकुलर का मतलब प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे। 1888 स्वतंत्र रूप से पूछे तो 1889 कहाँ से प्रकाश होती हुई है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता से, विशेषांक के रूप में। भाषा इसकी अंग्रेजी है, मूलतः अंग्रेजी भाषा में है, और ग्रंथ में कुल 12 अध्याय है। केवल ग्रंथ पूछे तो 11 अध्याय, क्योंकि 12वां अध्याय है, अमान्य मानते हैं इसको। आधुनिक देसी भाषाओं का हिंदुस्तानी साहित्य है, हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया है। हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास नाम से वाराणसी से 1957, नवंबर 1957 में। ग्रियर्सन का प्रशासनिक अधिकारी थे ये लंबे समय तक, यानी 88 से 1903 तक। भारतीय भाषाओं का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से इन्होंने भाषा और बोलियों का सर्वेक्षण किया है। गोस्वामी तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे हैं। प्राच्य भाषा जो विद्या पर, जो आपकी प्राच्य विद्या जो विशारद सभा है वियना, यहाँ इसको सबसे पहले पढ़ा गया 12 ग्रंथों को। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, किसने? ग्रियर्सन ने। क्लियर है? आगे की मैं बात करूं तो भक्ति की जो उपज है, भक्ति कहाँ से प्रकट हुई, उसका मतलब बताया उन्होंने कि भक्ति ईसाइयों की देन है। ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है, और मॉडर्न वर्नाक्यूलर जो आपकी जो ग्रंथ है, इसमें आपका ग्रंथ है, इसमें 952 कवियों का जीवन चरित्र वर्णन है। 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए हैं, 66 कवि नए स्रोतों से लिए हैं। बात करें अपन, इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है, अन्य भाषा के कवियों को कोई स्थान नहीं है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा है, और चारण काल का जो समय माना इन्होंने वो 700 ईस्वी माना है। क्लियर है? आगे देखते हैं अपन। इनकी जो पद्धति है वो काल अनुक्रम पद्धति है। काल को अपन, काल यानी जन्म तिथियों के हिसाब से इन्होंने कवियों का वर्णन किया है। तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा अवतार कहने वाले कौन है, तो वो है आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और आदिकाल का नाम चारण काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने भी आदिकाल को चारण काल कहा है। हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास देखें तो ग्रियर्सन ने लिखा है, जबकि हिंदी साहित्य का जो व्यवस्थित इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है ना? तो ग्रियर्सन है वो रामचरितमानस का संपादन भी इन्होंने किया है। तो आज मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा साथियों। कैसी रही क्लास एक बार जरूर बताना है साथियों। निश्चित रूप से कमेंट में कमेंट तो लिखना है यार, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे और आप दोनों ही खुश रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, कैसी क्लास रही, कोई कमी है, कोई नई चीज़ रह गई है तो आप मुझे बताएं, उसे मैं और फिर से अगली क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्लास चालू करूँगा, उसमें मैं आपको बढ़ाता चलूँगा। अभी मैं आपको ये जो टॉपिक आपका पूरा होगा, यहाँ से मैं आपको फिर जब अब तक जो पढ़ा दिया है उनके सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराऊंगा। आज यहीं तक के लिए नमस्कार। सभी साथियों को साथ देने के लिए धन्यवाद साथियों।